चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की जो आपके जस्ट सामने हैं। इसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे इन दो कॉन्सेप्ट की। नंबर वन इज रिसिप्ट एंड नंबर टू इज एक्सपेंडिचर। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगा आपके आने वाले चैप्टर्स के अंदर, और भी बाकी चैप्टर्स जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट कराया जाएगा। तो इसको हमें ज्यादा इसमें तकलीफ ना हो, एक बार यहां पढ़ लें, हमें दोबारा इसको रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए मैं आपको इसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने वाला हूं। तो आइए फटाफट से आप भी अपने रजिस्टर ओपन कीजिए और जो जो मैं आपको यहां पे बताते जा रहा हूं उसको आप लिखते चलिए। एक बार हम इतना लिखने का कार्रवाई पूरी करेंगे, उसके बाद जाके हम एक बार रीडिंग लगाएंगे और देखेंगे कि हमें बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है सर, आपकी ये बात हमें समझ में आ गई। आइए जी, तो हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहां पे बात कर रहे हैं रिसिप्ट्स की और एक्सपेंडिचर की। तो पहले हम पकड़ते हैं इसमें एक्सपेंडिचर को। पहले किसको लेते हैं? एक्सपेंडिचर को लेते हैं। सर ये बहुत बड़ी पेन हो गई, थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए छोटा कर लिया और अब इसको उड़ा भी देते हैं। आइए, ये ठीक है। फिर भी सर एक्सपेंडिचर क्या है? और इसमें आप देखेंगे आपका एक सवाल बहुत प्यारा बनता है कि बताइए डिफरेंस बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इस टाइप से भयानक भयानक से टर्म है, जबकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो फटाफट से इसकी इजीनेस को समझते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई पैसा खर्च करते हैं, मतलब एनी अमाउंट इनकर्ड, कोई भी आपने पैसा खर्च किया ऑन। अब पैसा आप देखो कहां कहां खर्च करते हो, आप खुद बताओ। आप एक नॉर्मल इंसान हो, छोड़ो बिजनेस इंटरप्राइज को, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप पैसा कहां खर्च करते हो? आप पैसा खर्च करोगे परचेज करने के लिए। क्या? परचेज ऑफ गुड्स। कुछ भी सामान आप खरीदना चाहते हो आप उसमें पैसा खर्च करोगे। और पैसा कहां खर्च करोगे? आप लोगे कुछ सर्विसेज, इसको आप कह सकते हो ऑन टेकिंग सर्विसेज। आपने कहा कि कुछ सर्विसेज लेते हैं और उसमें पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो? आपने कहा कि हम परचेज करेंगे क्या? कुछ एसेट्स। एसेट्स बोले तो प्रॉपर्टीज। आपने कहा साहब बिल्डिंग खरीदने का बड़ा मन कर रहा है तो हम पैसा खर्च करेंगे बिल्डिंग खरीदने में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पैसा जो खर्च कर रहे हो किस चीज के अंदर? गुड्स खरीदने में, सर्विसेज लेने में, या फिर कोई भी एसेट या प्रॉपर्टीज या कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कोई पैसा आप लगाते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इज नोन एज एक्सपेंडिचर। सर इतना सिंपल है क्या? बिल्कुल इतना ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे कठिन किया जाएगा वो हम जब बुक से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, बट फिलहाल आप सिंपल बातों को समझो कि कोई भी अमाउंट आपने इनकर किया किस चीज के लिए? गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, या फिर एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टीज परचेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह परचेज करने के लिए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर का, ठीक है सर। अब आप देखेंगे एक्सपेंडिचर को और कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट के अंदर। 3 में से फिलहाल हम 2 की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 2 कौन से? तो एक एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा एक्सपेंडिचर है जिसको हम नाम देते हैं किसका? उसको हम नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या नाम देते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है सर? हम इसी डेफिनेशन को अगर तोड़ दें, हम कहें एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और टेकिंग सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि अगर इन 3 कंपोनेंट में से मैं इस 2 कंपोनेंट को उठाऊं तो वो क्या है? वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर इस 3 कंपोनेंट में से सिर्फ मैं इस एक कंपोनेंट को उठाऊं तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंडिचर तो किया है, लेकिन उसको सारा एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन उसमें से जब आप ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को अलग कर देते हो और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कह लो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, या फिर आपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज जनरेट किए, उसके लिए पैसा खर्च किया, तो उसको आप क्या नाम देते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने अपने ऑपरेशन पर्पस का मतलब क्या होता है कि आप लेट से
मोबाइल का काम करते हैं, आप क्या करते हैं, आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है मोबाइल खरीदेंगे तभी तो आगे मोबाइल बेचेंगे। आप अगर मोबाइल परचेज करेंगे तभी तो आगे आप मोबाइल को सेल कर पाएंगे ना। तो जो आप मोबाइल परचेज कर रहे हो, दिस इज व्हाट, परचेज ऑफ गुड्स, ये किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आप एक मोबाइल तो खरीदते नहीं हो, आप पूरा ट्रक भर के मोबाइल मंगवाते हो। जो इस ट्रक वाले से आप सर्विसेज लेते हो, फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, तो वो आपने सर्विसेज लिया, क्या ये आपके बिजनेस के काम आ रहा है? बिल्कुल बिजनेस के काम आ रहा है। तो इस बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको कई प्रकार की सर्विसेज लेनी पड़ती है। आप अपने सीए के पास जाते हो, उसको बोलते हो भाई साहब मेरा हिसाब रख दो, तो ये सीए भी आपसे कुछ फीस लेता है, वो भी एक प्रकार की सर्विस है। आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फंस गए और आप एडवोकेट के पास गए, आपके बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट है और आपने उससे कुछ कंसल्टेंसी ली, उसने आपसे कुछ फीस चार्ज किया, ये भी सर्विसेज है, ये भी रिलेटेड टू योर ऑपरेशन है। तो कोई भी पैसा जो आप अपने ऑपरेशन से रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जहां पे आप कैपिटल जनरेट कर रहे हो। कैपिटल का मतलब यहां पे पूंजी वाला कैपिटल नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो खर्चा जो कि आपका एसेट बनाएगा, वो खर्चा जो कि आपका क्या बनाएगा, एसेट बनाएगा, जिस खर्चे से आपका एसेट डेवलप होगा, वो क्या कहलाता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी अमाउंट आपने इनकर किया परचेज करने के लिए, लेकिन क्या परचेज करना है आपको, एसेट परचेज करना है, तो आपका एसेट क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टीज खरीदोगे, एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस टाइप की अगर हरकत करते हैं आप, जिससे आपके एसेट्स डेवलप हो रहे हैं, एसेट्स में भी कौन सा एसेट, एसेट में भी कौन सा एसेट, फिक्स एसेट। आप ये ना बोलें कि साहब हमने स्टॉक खरीदा तो उससे क्या बढ़ेगा, आपका करंट एसेट, वो आपका कहां कवर हो जाएगा, आपके ऑपरेशन में कवर हो जाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, जब आप अपने एसेट्स बढ़ाते हैं, और एसेट्स में भी कौन सा एसेट, फिक्स एसेट्स। आपने मशीनरी खरीदी, आपने किसी कॉपीराइट के ऊपर पैसा लगाया, आपने कोई और राइट्स परचेज किए हैं, कोई लाइसेंस वगैरह परचेज किया है, तो इस टाइप की जब आप कोई परचेज करते हो और उसमें अपना पैसा खर्च करते हो, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम अपने ऑपरेशन पर्पस के लिए गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है। अब इसकी तीसरी वैरायटी पढ़ाने से पहले मैं आपको रिसिप्ट समझाना चाह रहा हूं इसी के ऊपर। आपको मैं यहां पे रिसिप्ट समझाना चाह रहा हूं इसी के ऊपर। उसके लिए मुझे कुछ यूनिक कलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं करूंगा ओवरराइटिंग। ठीक है, तो आइए ग्रीन यूज करते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो एक्सपेंडिचर का जस्ट अपोजिट क्या है, एक्सपेंडिचर का जस्ट अपोजिट क्या है, रिसिप्ट। आप इसको फेयर करके लिख लेना, अदरवाइज नोट्स में तो सारा लिखा ही है। मेरा पर्पस है आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करना, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा राइट लिख के उसको टाइम वेस्ट करने का कोई खास ऑब्जेक्टिव है नहीं हमारा। ठीक है सर। तो रिसिप्ट, रिसिप्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, एनी अमाउंट इनकर्ड की जगह क्या यूज करोगे सर, अपोजिट कर दो, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन, या फिर कह सकते हो रिसीव्ड बाय वे ऑफ। अंग्रेजी हम सुधार लेंगे, उस पर हमारा पर्पस नहीं है, पर्पस है कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में आप इसको अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ, परचेज की जगह क्या कर दो, अपोजिट बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स। टेकिंग की जगह क्या कर दोगे, रेंडरिंग सर्विसेज। और इस परचेज की जगह क्या कर दोगे, सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट। इज नोन एज, एक्सपेंडिचर की जगह क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिसिप्ट्स। मतलब कि पहले था कि आपने पैसा खर्च किया तो एक्सपेंडिचर है, खर्च करते हो इन्हीं तीन सेगमेंट के ऊपर, मोटा मोटा कैटेगरी यही तीन होता है। इन तीनों में से कहीं भी खर्च करोगे उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्स्ट टू पर्पस के लिए करोगे गुड्स और सर्विसेज में तो ऑपरेशन होता है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। एसेट्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। जस्ट अपोजिट है कि रिसिप्ट क्या होगा, जब भी आपको कोई पैसा मिलेगा, पैसा जो क्यों मिलेगा, जब आप सामान को बेचोगे तो पैसा मिलेगा, या फिर आप सर्विसेज देते हो अगर आप, तो सर्विस जब दोगे तो पैसा मिलेगा, या फिर आप ये एसेट्स को बेच रहे हो किसी भी रीजन से, एसेट्स पुराने हो गए आप बेचना चाहते हो, प्रॉपर्टीज आपकी पुरानी हो गई, या फिर आप अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो एक्स सिटी से वाई सिटी में, तो आप उसको बेचोगे, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह जो मैच्योर हो गए हैं तो आप उसको बेचोगे। तो बाय एनी रीजन आपने कोई एसेट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचा, या फिर गुड्स बेचा या सर्विसेज बेचा, तो वो सारे के सारे जो बेचने से जो पैसा आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स। ठीक है। और सेम जब आप सेल या सर्विसेज, मतलब सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग सर्विसेज से कुछ पैसा अर्न करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका रेवेन्यू। वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट।
और जब आप किसी एसेट को बेचते हो, प्रॉपर्टी को बेचते हो, इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। जस्ट अपोजिट चल रहा है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहां पैसा मिला, गुड्स बेच के मिला है या सर्विसेज दे के मिला है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर एसेट्स वगैरह को बेच के मिला है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अब कैपिटल रिसिप्ट्स। एसेट में हमेशा ध्यान रखना है, जो खरीद रहे हैं वो भी हमारा क्या है, फिक्स एसेट, और जो हम बेच रहे हैं वो भी क्या है, हमारा फिक्स एसेट, ठीक है सर। अब बताओ कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, रिसिप्ट समझ में आ गया, आप आराम से इसके बीच में डिफरेंस बता दोगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो मेरे को आपको अलग से बताना है, विच इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान होगा जब हमने एसेट वाला पार्ट किया था तो उसके अंदर हमने देखा था नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट, और उसके अंदर आपकी कैटेगरी आई थी, सॉरी, नॉन करंट फिक्स एसेट एक कैटेगरी थी, करंट एसेट दूसरी कैटेगरी थी, और तीसरी कैटेगरी एक और आई थी जिसमें हमने देखा था फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर उसको आप कहते हो नॉमिनल एसेट्स। उसको इसके साथ मिक्स करके मैंने कहा था कि आपको समझाऊंगा, वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर। क्या होता है सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो पहले तो आप इस वर्ड को देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर इसको मैं तोड़ दूं, सर बोलूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि जो नॉर्मल आप गुड्स परचेज करते हो या सर्विसेज लेते हो अपनी सर्विसेज के पर्पस के लिए, अपने ऑपरेशन के पर्पस के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहां बात कर नहीं रहा, नाम में ही आ गया क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या है वो हमने पीछे समझ लिया कि क्या होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर मैं डेफर कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड। डेफर का मतलब क्या होता है, टाल देना। डेफर का मतलब क्या होता है, टालना। अब क्यों टाल रहे हैं हम, इसको समझिए। टालते हम इस वजह से हैं कि अगर मैंने कोई खर्चा किया, अब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा था कि हम सर्विसेज लेते हैं, लेट्स से मैंने ली एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, ठीक है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक प्रोप्राइटर हूं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने कहा भाई साहब मेरे बिजनेस का जो सामान है, मैं जो इसके अंदर पेन बना रहा हूं, वो पेन का नाम है क्या, रॉक एंड रोल। उस पेन का नाम क्या है, रॉक एंड रोल। अब इस रॉक एंड रोल पेन को कोई जानता तो है नहीं, इस पेन को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो मैंने कहा यार इसके लिए क्या करते हैं ना, एक सेलिब्रिटी हायर करते हैं और उसको एक एडवर्टीजमेंट वीडियो बना के उसको टीवी पे चलाएंगे, ठीक है, या फिर आईपीएल में चलाएंगे, या कहीं भी कोई भी जगह पे हम एडवर्टीजमेंट करेंगे। और हमने कहा यार बिजनेस तो देखो, बिजनेस तो छोटा सा होता है, एक बार एडवर्टीजमेंट हो गया, आपका नाम बन गया अगर मार्केट के अंदर ना, तो आपको सालों तक इसका मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो आपने कहा ऐसा करते हैं भाई साहब, कुछ बड़ी ब्रांडिंग करते हैं। हमने हायर किया सलमान खान को, किसको, सलमान खान को, और इनसे कहा कि भाई साहब आप हमारे जो पेन है जो हमने लॉन्च किया है इसकी आप ब्रांडिंग कर दो, आप इसकी एडवर्टीजमेंट कर दो, दो चार अच्छी अच्छी बातें बोल दो टीवी पे आके, ताकि हमारा पेन बिकना शुरू हो जाए। सलमान खान ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बोल देंगे, आपका पेन बहुत अच्छा पेन है, बस कितना दे देना, 10 खोखा। कितना, बस 10 खोखा आप घर भिजवा देना, 10 करोड़ रुपए आप घर भिजवा देना। अब हमने कहा भाई साहब चलो एक्सपेंडिचर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बट नाम बनाने हम तो बैठे हैं, तो हमने 10 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया। अब जब आपने 10 करोड़ रुपए का खर्च किया है, तो क्या ये 10 करोड़ का जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपको जो बेनिफिट देगा, जो आपका ये रिसोर्स बनेगा, वो एक दिन के लिए है, या फिर एक महीने के लिए है, या फिर एक साल के लिए है, या फिर कई साल के लिए है, कई सालों के लिए है। तो ये जो आपकी एक बार एडवर्टीजमेंट हो गई, एक बार आपका ब्रांड बन गया, जितने लोगों ने उसको देख लिया, आपका एक पिक्चर क्रिएट कर ली कि हाँ भैया बहुत प्यारा पेन है, बहुत बढ़िया पेन है, ब्ला ब्ला जो भी चीजें हैं, तो ये जो आपकी एक ब्रांडिंग हुई, ये ब्रांडिंग आपको बेनिफिट जो होगी वो कई सालों तक देगी, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर भाई साहब ऐसा करो, आप डिसाइड करो कि आपको ये ब्रांडिंग का बेनिफिट कितने साल मिलेगा। इन भाई साहब ने कहा कि भाई साहब मैंने 1 करोड़ रुपए एक बार में 10 करोड़ खर्च किए हैं, मतलब कि मुझे इसका बेनिफिट जो है वो कम से कम 5 साल तक तो दिख रहा है, कि एक बार एडवर्टीजमेंट किया, 5 साल तक तो लोग सलमान खान को याद रखेंगे मेरे पेन के साथ। जब भूल जाएंगे तो हम इसकी जगह पे शाहरुख खान ले आएंगे, लेकिन कब लेके आएंगे, 5 साल के बाद, क्योंकि हमने बहुत बड़ा पैसा जो है वो यहाँ पे खर्च किया है, ठीक है सर। तो जब आपको ये पता लग गया कि आपका जो ये 10 करोड़ रुपए है, ये आपको कितने साल तक बेनिफिट देगा, 5 साल तक बेनिफिट देगा, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि हर साल का पर ईयर एक्सपेंडिचर कितना है आपका। अगर आप इसको बोलें कि आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो आज तो आपके जेब से चले गए कितने, 10 करोड़ रुपए, लेकिन पर ईयर एक्सपेंडिचर जो है वो 10 करोड़ कितना हो, वो कितना होगा, 10 करोड़ तो नहीं होगा, वो कितना होगा, 10 करोड़ डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा हर साल का खर्चा कितना पड़ा आपको,
2 करोड़ रुपए का। अब हर साल का अगर 2 करोड़ का खर्चा पड़ा है तो हम 10 करोड़ का क्या करेंगे? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यहां पे बनाया गया कि ऐसा करो जी, आपको ये लग रहा है कि आपका ये जो बेनिफिट है, ये जो इकोनॉमिक रिसोर्स है जो आपका क्रिएट हुआ इस एडवर्टीजमेंट से, तो इस एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें से 2 करोड़ का खर्चा, लेट से हमने जो एक्सपेंडिचर कराया था वो कराया था 2024-2025 में, ठीक है। तो क्या कहा गया कि इस साल आप अपना खर्चा 10 करोड़ मत दिखाओ, कितना दिखाओ? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए, और 8 करोड़ का जो आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको क्या कर दो? इसको कर दो आप डेफर। इसको क्या कर दो आप? इसको कर दो आप डेफर। कितना? 8 करोड़ रुपए का। अगले साल 2025-26 में फिर से खर्चा कितना दिखाना? 2 करोड़ रुपए, और यहां पे कितना बच जाएगा? 6 करोड़। फिर उसके अगले साल 26-27 में कितना? 2 करोड़। 27-28 में कितना? 2 करोड़। और लास्ट ईयर 28-29 में कितना? 2 करोड़। ऐसे करके 5 सालों में आपका 10 करोड़ खत्म हो जाएगा। पहले साल के अंत में यहां 8 करोड़ बचेगा, फिर 6 करोड़, फिर 4, फिर 2, और लास्ट ईयर में ये हो जाएगा 0। इस तरीके से इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जब भी आप किसी ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफर कर देते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपको लगता है कि इस खर्चे से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उतने पीरियड में जब आप अपने खर्चे को बांट देते हो, तो इस बांटने को कहते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 2 करोड़, और ये 8 करोड़ क्या कहलाएगा? 8 करोड़ कहलाएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस 8 करोड़ को आप कहां लिखते हो? इस 8 करोड़ को आप लिखते हो अपने एसेट्स के अंदर। आप कहते हो कि ये जो मेरी ब्रांड वैल्यू बन रही है, ये मेरा एसेट है जो कि समय के साथ खत्म होगा। कितने साल में खत्म होगा? 5 साल में खत्म होगा। तो पहले साल जब मैंने 10 करोड़ खर्च किए तो मैंने कहा उसमें से 2 करोड़ तो मेरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है इस साल का, और बाकी जो बच गए 8 करोड़ ये मेरा एक एसेट बना है जो कि कितने साल और चलेगा? अगले 4 साल और चलेगा। तो ये जो एसेट है, इस एसेट को हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। ये मैंने आपको छुड़वाया था, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर नॉर्मल एसेट। तो जो हमने एसेट्स की एक वैरायटी छोड़ी थी कि ये एक एसेट है, उसी वैरायटी का जो हमने पीछे नहीं समझा था, जो कि कहां से निकल के आता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आता है। मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसको हम डेफर कर देते हैं वो हमारा एक एसेट बनता है, और उसको हम नाम देते हैं फिक्टिशियस। क्यों फिक्टिशियस कह रहे हैं? क्योंकि इसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जब ये एसेट्स बना तभी पता है कि ये कुछ साल का ही मेहमान है, कुछ साल में ये राख हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स या फिर नॉमिनल एसेट्स कहते हैं, जिसको सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। कहने को ये हमारी कोई संपत्ति नहीं है, कोई एसेट नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रकार का खर्चा है। बट खर्चे का कॉन्सेप्ट ऐसा है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको नाम के लिए एसेट बनाया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉमिनल एसेट्स। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम? नॉमिनल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट, जो कि आपस में लिंक्ड था, इसलिए आपको ये छुड़वा दिया गया था। आइए जी फटाफट से पढ़ लेते हैं बुक में और समझ लेते हैं कि जितनी बातें हमने एक्सप्लेनेशन के जरिए समझी है वो कितनी सही है। ठीक है सर, चलिए। तो रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, या फिर कह लो सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ईटीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स बोलते हैं। 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू। इसको डिफाइन नहीं किया क्योंकि एक्सपेंडिचर डिफाइन किया हुआ है, आप वहीं से उठा लोगे, जस्ट अपोजिट करना है। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सा होगा? जब आप सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा आएगा तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, और सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से जो पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। इसी डेफिनेशन को तोड़ दो, ये नहीं लिखना, ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, और जहां आप इसको लिखोगे, इसको काट दोगे तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स की बन जाएगी। जस्ट सिंपल। ओके सर, अगला एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश। ठीक है, एनी अमाउंट इनकर्ड लिख दो, डिसबर्समेंट लिख दो, ये आपकी अपनी लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ क्या? एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज। तीन ही चीज खरीदते हैं, या तो आपने गुड्स खरीदा, या तो सर्विसेज खरीदा, या एसेट्स खरीदा, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सपेंडिचर। अब ये क्या कह रहा है? डिसबर्समेंट किया आपने कैश में, मतलब आपने पैसा खर्च किया। अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे तो क्या होगा? आप हो सकता है प्रॉपर्टी खर्च कर रहे होगे, मतलब कि प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बदले गुड्स, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपने क्रेडिट में काम किया तो आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी। क्रेडिट में काम किया तो आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी, लेकिन तब भी वो एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या हुआ कि मैं सपोज किसी से गुड्स खरीद के ले आया 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, 5 करोड़ की गुड्स लेके आया, मैंने कहा 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो आज के टाइम में पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसा खर्च नहीं हुआ, दैट डजंट मीन्स
कि वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसलिए मैंने वहां पे जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी एनी अमाउंट इनकर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा डिसबर्स हो गया, पैसा दिया नहीं दिया वो मैटर ही नहीं करता, हमने खर्चा कर दिया, चाहे उधार पे किया हो, चाहे कैश में किया हो, चाहे प्रॉपर्टी के बदले किया हो। तो पॉइंट इज कि एक्सपेंडिचर हुआ है किन 3 चीज के लिए, एसेट के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, इन दोनों के लिए हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, और इसके लिए हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए सर ये बात समझ में आती है। आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या कहते हैं, आउटले रिजल्टिंग इन द इंक्रीज या एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। आपका एसेट बढ़ रहा है क्योंकि आपने एक्विजिशन किया है, या फिर इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अर्निंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब आप एसेट खरीदोगे, या फिर अर्निंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब आप कुछ राइट्स वगैरह परचेज कर लोगे, तब भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसको भी हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। बेनिफिट ऑफ द बिजनेस वी इंजॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि वो बेनिफिट जो हमें लॉन्ग टाइम तक इंजॉय करने को मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंजॉइंग लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जनरली पर्पस क्या होता है कि सपोज कीजिए आप मैनुअली काम कर रहे थे, आप पैकिंग करते थे, पेन बना के आप उसकी पैकिंग करते थे मैनुअली। आपने कहा यार मैनुअली में बहुत टाइम लगता है, एक काम करते हैं एक मशीन लगा लेते हैं जो इसकी पैकिंग करने में हेल्प करेगा। तो ये मशीन क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका मशीन सालों साल आपको बेनिफिट देगा और इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा सामान बेच पाएंगे। तो इसलिए इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। दिस एक्सपेंडिचर इज मोस्टली इनकर्ड फॉर बाइंग एसेट्स। ये जनरली किसके लिए किया जाता है, एसेट्स परचेज करने के लिए, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, विच कैन लेटर टू बी सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब कि फिलहाल तो उसको यूज किया जाएगा, जब बिल्कुल कचरा हो जाएगा, उसका स्क्रैप बन जाएगा, तब हम उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो बात यहां पे लिखी थी सेम टू सेम उसको ब्रेक करके नीचे लिख दिया गया। एग्जांपल्स कुछ देख लें तो एक्सपेंडिचर which are only for acquisition of fixed assets कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर which are used for extension और improvement in fixed assets, मतलब कि कोई मशीनरी हमारे पास रखी हुई थी, हमने कोई पहले मशीनरी खरीदी थी 50 करोड़ रुपए की, ये हमारे पास रखी हुई थी, ये मशीन लेकिन जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं दे रही थी, वो 80% कैपेसिटी में ही काम कर रही थी। हमने कहा यार इस मशीन पे अगर 5 करोड़ और लगा दिया जाए और इसको रिपेयर करवा दिया जाए अच्छे से ना, तो ये पूरा 100% आउटपुट देगी, अच्छे से काम करेगी। तो इस टाइप का हमने अगर 5 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर दिया तो वो भी क्या कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, अ काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन दी ओल्ड मशीनरी। तो वो भी क्या कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड या बिल्डिंग खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर कोई और भी फिक्स एसेट खरीदा है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोस्टली बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वी बिजनेस एंजॉय ओनली विद इन दी करंट ईयर। करंट ईयर में हम इसको एंजॉय करते हैं। एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी खर्चा, सर्विसेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन की है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, ऑफिस एक्सपेंस है, या फिर ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस है जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं किसी भी साल के, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोलर भाई साहब ने क्या कहा, इट इज एन एक्सपेंडिचर चार्ज अगेंस्ट ऑपरेशन, अ टर्म यूज टू कॉन्ट्रास्ट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो टर्म है जो जस्ट इसके कॉन्ट्रास्ट में आता है, इसके अपोजिट चलता है। किसके अपोजिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। वो खर्चे जो आप अपने ऑपरेशन के पर्पस के लिए करते हो, अपने ऑपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए करते हो, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि इसके नाम में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू इन नेचर है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। हमें इसका बेनिफिट जो है वो आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा। इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के रूप में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज दी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजों को हमने सिंपली फॉर्म में समझ लिया था, ऑल्दो हमने इसको नोट से एक बार कवर भी कर लिया और मोर और लेस सेम बातें थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको आने वाले समय में हर एक चैप्टर के अंदर बहुत मदद करेगा, चाहे हम कोई भी बेसिक से बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी लगती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंफेसिस करके आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। लेते हैं ब्रेक, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट को ब्रेक के बाद।